नमस्कार। मैं हूँ रविकांत। स्वागत है आप सबका। इस समय औरंगजेब की बहुत चर्चा है। उसकी वजह ये है कि अभी एक फिल्म आई है, हिंदी फिल्म छावा, जिस फिल्म की कहानी औरंगजेब और मराठा शासक संभाजी के बारे में है। संभाजी आप सबको पता होगा शिवाजी के पुत्र थे। तो उन्हीं मराठा और मुग़लों के बीच जो संघर्ष रहा, उसी के बारे में इस कहानी में बताया गया है और औरंगजेब की क्रूरता के बारे में दिखाया गया है। अब कुछ लोगों को ये हजम नहीं हो रहा है कि कोई औरंगजेब का चरित्र चित्रण इतना क्रूर और इतना निगेटिव क्यों दिखाया जा रहा है। कुछ लोगों को है मन में, और ऐसे इस तरह के लोग, इस प्रवृत्ति के लोग औरंगजेब को अच्छा बताने में अपनी ऊर्जा खर्च कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि औरंगजेब को बेहतर से बेहतर शासक साबित किया जाए। और उसको बेहतर साबित करने के लिए कुछ राजनीतिक दल, कुछ क्षेत्रीय दल हैं जो कि ऐसे लोगों की बातों का समर्थन कर रहे हैं। ताज़ा मामला महाराष्ट्र के विधानसभा के एक सपा के विधायक अबू आज़मी, जो बड़बोले स्वभाव के हैं, समय समय पर इस तरह की टिप्पणियां करते रहते हैं। उन्होंने औरंगजेब को एक अच्छा कुशल शासक बताया और उसका पक्ष पोषण उन्हीं के पार्टी के नेता सर्वेसर्वा अखिलेश यादव ने उनके समर्थन में अपनी टिप्पणी दी। ये समझ से परे है कि एक शासक को, जो निहायत ही निर्दयी था, क्रूर था, और उसे बेहतर साबित करने में एक जमात पूरी लगी हुई है, एक पूरा समूह है जो उसे बेहतर, अच्छा, कुशल शासक साबित करने में लगा हुआ है। औरंगजेब की कुछ व्यक्तिगत विशेषताएं कहिए या उसकी कुछ अवगुण कहिए, विशेषताएं तो नहीं कहा जाएगा, अवगुण कहिए, अवगुण। व्यक्तिगत रूप से औरंगजेब क्या था, ये मैं बताने की कोशिश करता हूँ आपको। औरंगजेब व्यक्तिगत रूप से निहायत ही क्रूर किस्म का व्यक्ति था, क्रूर और वहशी, इस टाइप का वो व्यक्ति था। और उसने अपने जीवन भर कभी किसी संबंधों की मर्यादा का कभी ख्याल नहीं रखा। वो निहायत ही ईर्ष्यालु था, वो निहायत ही शंकालु था, किसी की बातों का भरोसा नहीं करता था, और कुशलता तो उससे कोसों दूर थी। वो कुशल, कोई भी मुग़ल शासक, आपको मैं बता दूं, बाबर से लेकर के और जो बहादुर शाह जफ़र थे, कोई भी मुग़ल शासक योग्य नहीं था, कोई भी। अब वो लंबा शासन किए, उसकी अलग वजह है, उसकी अलग कहानी है। लेकिन जहाँ तक कहा जाता है कि औरंगजेब कुशल शासक था, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। अब आप समझिए, जो व्यक्ति निहायत ही क्रूर होगा, जो शासक क्रूरता के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा शंकालु होगा, संबंधों को तार तार करने वाला होगा और ईर्ष्यालु होगा, वो कुशल शासक कैसे हो सकता है? वो, उसको लोग कहते हैं कि अपने खाली समय में कुरान की आयतें लिखता था और टोपियाँ सिलता था। तो भाई, वो बादशाहत कब करता था? अगर टोपियाँ सिलना उसका काम था और कुरान की आयतें लिखना उसका काम था, तो वो बादशाहत कब करता था? यानी कि बादशाहत के बारे में उसको कुछ पता नहीं था। ये तो शोध का विषय है। ये सभी बातें, जो इस तरह की बातें हैं,
वो एक दूसरे को उल्टा साबित करती हैं। अगर वो कुशल शासक था तो उसको कहाँ समय मिलता था कि वो टोपियाँ सिले? अगर वो कुशल शासक था तो कहाँ समय मिलता था कि वो कुरान की आयतें लिखे? वो दकियानूस किस्म का धर्मांध था, बेहद दकियानूस किस्म का, और धर्मांध तो था ही। वो चाहता था कि भारत में इस्लामी राज्य स्थापित हो, हर हिंदू इस्लाम को स्वीकार कर ले, और उसके जीते जी ऐसा नहीं हो पाया। अब उसका दुर्भाग्य देखिए, अपने जीवन के 27 वर्ष, आखिरी 27 वर्ष उसने दक्कन में बिताए। दक्कन में संघर्षों में उसका जीवन बीता, कभी उधर से विद्रोह, कभी उधर से विद्रोह, और वो इतना आजिज आ गया था, और अपने जीवन के अंतिम वर्षों में वो इतना अकेला था, उसके जीते जी उसके पुत्र उसके न हो सके। एक पुत्र भाग गया ईरान और फारस के रेगिस्तानों में घूमते हुए मर गया, इधर उधर घूमता रहा। उसके एक पुत्री और एक पुत्र की मृत्यु जेल में हुई। अंत में मुगलों से जो अन्य राज्यों के संबंध थे, जैसे काबुल कांधार के जो पठान थे, फारस के शाह थे। पहले मुगलों की शादी, जो पारिवारिक रिश्ते होते थे, वो फारस के शाह के साथ होते थे। औरंगजेब के समय में वो भी ख़त्म हो गए। अंततः उसके परिवार के बच्चों की शादियां आपस में कराई गईं। ये आपको जान के आश्चर्य होगा। इसके दुर्दिन ऐसे थे कि इसके परिवार में जितने छोटे छोटे बच्चे थे, छोटे बच्चे मतलब जो शादी के योग्य थे, इसके नाती पोते और जो भी संबंध इसके रहे, उनकी शादियां आपस में कराई गईं। बड़े बेटे के बच्चों की शादी छोटे बेटे के बच्चों से हो गई, मझले बच्चे की शादी बड़े बच्चों के हो गई। ऐसी इस तरह से शादियां आपस में। ईरान के शाह भी एक वक्त पे मना कर दिया कि हम तुम्हारे यहाँ कोई वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं करेंगे। वो जीवन भर मराठों को कोशिश करता रहा कि हम मराठों को अपने अधीन कर लेंगे, और मराठों के संबंध में उसकी नीति निहायत ही असफल रही। मराठे कभी उसके नियंत्रण में नहीं आए। बीच बीच में कुछ समय ऐसा आया, एक समय ऐसा आया कि कहा जाता है कि राजा जय सिंह ने शिवाजी को मजबूर किया था कि वो औरंगजेब से समझौते करें। लेकिन कुछ इतिहासकार इस पर संदेह व्यक्त करते हैं। कुछ इतिहासकार ये भी कहते हैं कि जो समझौता हुआ था जय सिंह और शिवाजी के बीच में, इस समझौते में ये था कि अपने आप 3/4 किले हमें दे देंगे, माने मुग़ल शासक को दे देंगे आप, और आपके पास 1/4 या 1/3 किले आपके पास रहेंगे। वो एक नकली दस्तावेज तैयार किया गया था औरंगजेब को सिर्फ भ्रम में रखने के लिए। तभी तो उस समझौते के 2 या 3 साल बाद शिवाजी ने फिर बगावत कर दी। उस समझौते के 1 साल बाद शिवाजी को आगरे बुलाया गया औरंगजेब से मिलने के लिए। औरंगजेब ने मिलने का समय नहीं दिया, उन्हें कैद कर दिया धोखे से। ये धोखा तो खूब बढ़िया अच्छे तरीके से जानते थे मुग़ल बादशाह। इसको हम एक एक शासक के हिसाब से हम वीडियो बनाएंगे, आपको बताएंगे। प्रत्येक शासक बहुत खूबसूरत धोखा देता था। शिवाजी को बुलाया गया आगरे के किले में संधि करने के लिए, और शिवाजी को कैद कर दिया गया। लेकिन शिवाजी बहुत होशियार और बहादुर आदमी थे, शासक थे। उन्होंने एक बहाना बना करके, आपको वो कथा, वो कहानी आपको पता होगी कि मिठाई के टोकरे में अपने कुछ लोगों के साथ जन्मदिन का उत्सव मनाया और मिठाई के टोकरे में किले से बाहर निकल गए। अपने एक हमशक्ल को अपनी पोशाक पहना करके और जेल में लिटा दिया था, ताकि उस जेल के जितने भी सिपाही थे वो समझें कि शिवाजी ही हैं, और शिवाजी चालाकी से बाहर निकल गए।
और औरंगजेब के सिपाहियों को तब पता चला जब वो ग्वालियर से आगे निकल चुके थे। तो ये शिवाजी की बहादुरी थी और ये तात्कालिक बुद्धिमत्ता थी, जिसे प्रेजेंस ऑफ माइंड कहा जाता है, कि हमको कैसे यहाँ से निकलना है। ये तो जिसके पास इतना साहस होगा वही ऐसा काम कर सकता है, जिसके पास इतनी बुद्धिमत्ता होगी वही ऐसा काम कर सकता है, जो मुग़ल शासक के चंगुल से निकल जाए, उसके आंगन से फरार हो जाए, उसके सामने से, जैसे किसी की आंखों से कोई सुरमा चुरा ले, वो हालत थी। शिवाजी, उसके बाद संभाजी, उसके बाद राजा राम, कोई भी मराठा शासक मुग़लों के अधीन नहीं आ सका। क्षणिक कुछ संघर्ष हुए और कुछ ऐसी स्थिति बनी, लेकिन वो कभी शासक इनके मुग़लों के अधीन नहीं आ पाए। दक्कन में हमेशा अशांति रही, बंगाल और आसाम में हमेशा अशांति रही। काबुल कांधार कभी मुग़लों के अधीन हुआ ही नहीं, कभी नहीं हुआ, हमेशा संघर्ष करता रहा। जब शाहजहाँ शासक था तो इसको औरंगजेब को सूबेदार बनाया गया था काबुल कांधार का, नहीं जीत पाया वो। फिर बाद में दक्कन भेजा गया, शाहजहाँ ने इसको भेजा। दक्कन में वो पूरी तरह से असफल रहा। दक्कन में 3-4 राज्य थे, बीजापुर, गोलकुंडा वगैरह, सब अलग अलग अपने स्वतंत्रता से रहते थे। मराठे तो स्वतंत्र थे ही, वो तो किसी के अधीन नहीं थे। तो ये स्थिति थी मुग़लों की, और ऐसे औरंगजेब को कहा जाता है कि वो कुशल शासक था। ये तो समझ से परे है। जो व्यक्ति जीवन भर प्रताड़ित होता रहा, जीवन भर ये नहीं समझ पाया कि हमको शासन कैसे करना है, हमको करना क्या है, उसने, ऐसा कहा जाता है, इतिहासकार ऐसा लिखते हैं कि उसके शासनकाल में सबसे ज़्यादा हिंदू मनसबदार थे। उनकी संख्या 33% थी। तो इतिहासकार इस बात को नहीं बताते। इतिहासकार, अब ये इतिहासकारों से पूछना चाहिए कि 33% जो हिंदू जमींदार थे, हिंदू मनसबदार थे, हिंदू सूबेदार थे, उन्हीं की वजह से ये इतना लंबे समय तक मुग़ल साम्राज्य टिक पाया। और मुग़ल शासक उन्हीं राजपूताना शासकों के सहारे शासन करते रहे। हकीकत ये है, उन्हीं राजपूताना, चाहे वो मेवाड़ हो, मारवाड़ हो, आमेर हो, इन सभी शासकों के सहयोग से ही ये चलता रहा मुग़ल साम्राज्य, उन्हीं के सहारे, उन्हीं की संरक्षा में। तो मुग़ल साम्राज्य की हकीकत यही है, जो औरंगजेब जीवन भर संघर्ष करता रहा। उसको एक दिन का सुकून नहीं था। उसने सारी प्रथाएं जो उसके पूर्व के शासक, शाहजहाँ हो, अकबर हो, जहांगीर हो, सबने एक समन्वय की कोशिश की थी। समन्वय की कोशिश इसलिए की थी कि वो मजबूर थे ऐसा करने के लिए, तभी वो सुकून से अपना शासनकाल निभा पाए। इसने उसको बंद करने की कोशिश की और जीवन भर अशांत रहा। उसने संभाजी को छल से कैद किया और लंबे प्रताड़ना के बाद संभाजी को मार डाला गया। ऐसे ही जो जाट थे, मथुरा के आसपास के जाट थे, वो कभी इसके अधीन नहीं, बिल्कुल नाक के नीचे इसके। दिल्ली और आगरे के आसपास का जो इलाका था वो जाटों का इलाका था, एकदम नाक के नीचे, और कुछ नहीं कर पाता था औरंगजेब। स्वतंत्र शासक की तरह से काम किए। बुंदेलखंड में छत्रसाल था, वीर बुंदेला था, उसका पुत्र था छत्रसाल। ये दोनों मराठे के बहुत अच्छे सहयोगी थे। मराठों के सहयोगी जाट भी थे, और सबने स्वतंत्रता के पूर्वक अपना शासन किया।
कोई भी इसके अधीन नहीं आ पाया। हालांकि गोकुल जाट को इसने बड़ा प्रताड़ित किया, टुकड़े टुकड़े करके, प्रताड़ित करके टुकड़े टुकड़े किया और मारा उसको, लेकिन फिर भी ये सभी शासक अधीन नहीं हो पाए। तो ऐसे औरंगजेब को महान बताने वाले लोग ये मानसिक रूप से विक्षिप्त लोग हैं, ये मानसिक दिवालियापन का शिकार हैं ये लोग, ऐसा कहने वाले लोग। और एक बार फिर कह रहे हैं कि औरंगजेब धर्मांध था, निहायत ही क्रूर, ईर्ष्यालु और वहशी था। उसके अंदर शासक के एक भी गुण नहीं थे। हाँ, दरिंदों के सारे गुण थे। तभी तो उसने अपने भाइयों का ख्याल नहीं किया, अपने बाप का ख्याल नहीं किया, अपनी बहनों का ख्याल नहीं किया, अपने पुत्रों का ख्याल नहीं किया। सारे संबंध उसके जीवन काल में ही छूट गए। किसी भी संबंध की मर्यादा नहीं रही, कोई उसके निकट था ही नहीं। न भाइयों की तो हत्या हो गई, बहनें जो थी वो क्रमशः कोई जेल में मरा, कोई इधर मरा, कोई उधर मरा, कोई इसके साथ नहीं था, इसके बच्चे इसके साथ नहीं थे। तो ये हालत थी। तो आज के लिए इतना ही। आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।